हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। आज की क्लास में हम मॉक टेस्ट 4 के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप सो आपने मॉक टेस्ट 4 जो है वो अटेम्प्ट कर चुके होंगे और आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भी पता लग गया होगा। तो वन बाय वन हम सारे के सारे जो सोल्यूशंस हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ स्टार सीरियस? अब सीरियस क्या है? आपका सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, तो इसका नाम याद रखना है। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? डॉग स्टार भी है। ओके, नेक्स्ट है यस, ये भी पूछा जाता है कि सबसे क्लोजेस्ट कौन सा स्टार है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये भी आपको याद रखना है। द शेप ऑफ आवर मिल्की वे, तो वो कैसा है? स्पाइरल है ना? वो इलिप्टिकल नहीं है, वो स्पाइरल है, इस तरीके से है। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज में आपके कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है? तो वो नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया था इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए नाइक्रोम यूज किया जाता है। ओके, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट, तो आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है उसका क्या रिलेशन है? तो वो है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, तो ये याद रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि जब रिफ्रैक्शन होता है हमारे ह्यूमन आई में, तो सबसे ज्यादा कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो आपके आई का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? दैट इज कॉर्निया। एक्वस ह्यूमर जो है वो आपका पाया जाता है लेंस और कॉर्निया के बीच में, और लेंस और रेटिना जो हो गया उसके बीच में जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, वो आपका विट्रस ह्यूमर है। तो ये दोनों के नाम याद रखने हैं। ओके, डिफरेंट जो लाइट है वो एयर के थ्रू जब प्रोपागेट होते हैं तो वो किस वेलोसिटी से प्रोपागेट होंगे? डिफरेंट वेलोसिटी से। इसमें आपका विबग्योर वाला ही कंसेप्ट आ गया। ठीक है, विबग्योर और हाँ सच, इसमें वो भी है। विबग्योर तो है ही, साथ में आपके जो इंफ्रारेड लाइट्स हो गई, गामा रेडिएशंस, माइक्रोवेव्स, विजिबल यूवी रेज, ये सबके भी कंसेप्ट इसमें ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। अप टू विच एलिमेंट आपके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थे? तो ये आपका था अप टू कैल्शियम। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रायड्स का अगर आया तो वो भी हम देखेंगे। मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका पीरियोडिक टेबल था वो किस ऑर्डर में था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। ठीक है, तो ये आपका इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन जो है वो एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यस मैच कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। इससे आपकी एक प्रैक्टिस टाइप भी हो जाएगी। बाकी मॉक टेस्ट 5 जो है वो भी आप जरूर अटेम्प्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स? वो आपके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड एंड फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स? तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनोरस और डक्टिलिटी, ये तीनों प्रॉपर्टीज आपके मेटल जो है वो शो करते हैं। डलनेस इज शोन बाय नॉन मेटल्स, तो डलनेस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मेटल्स ये प्रॉपर्टी आपकी शो नहीं करते। हालांकि कुछ आप कह सकते हैं कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है बट वो लस्ट्रस है। ऐसे ही मेटल्स में आपके जो होते हैं मेटल्स वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट मर्करी एक्सेप्शन है, जिसमें मर्करी आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, तो वो आपका क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा डक्टिलिटी। और क्वेश्चन में अगर आ गया कि थिन शीट्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी है उसकी मेलेबिलिटी। ओके, कंडक्शन से हम मेनली क्या समझते हैं ना? कंडक्शन मींस कि आप मतलब जो मेटल है वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट, अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, तो वो आपका कंडक्शन में आएगा, कंडक्टिविटी में आएगा। जब किसी सोल्यूशन में आप एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हो तो क्या होगा? एक तो टेम्परेचर राइज करेगा और सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, an aqueous solution turns red litmus blue, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे तो बेस है। ओके, और इसको आप रिवर्स करना चाहें, रिवर्स का ही है यस, तो आप उसमें क्या करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो आपका बॉइलिंग वाटर, मतलब वाटर को बॉईल करना और उसके वाटर वेपर्स बनना, ये आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि कंडेंसेशन, यस, कंडेंसेशन के थ्रू क्या हो सकता है, वाटर वेपर्स वापस वाटर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। मतलब कि वो क्या है, जो रिवर्सिबल नहीं है यानी कि इरिवर्सिबल है, वो आपके फिजिकल चेंज नहीं है, वो केमिकल चेंज है। ठीक है, ओके। और जिसमें आपके स्टेट पूरा का पूरा चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए इन अ सेंस कि जो आपका फॉर्म था वो ना रहे। जैसे कि अगर हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं तो वो आपका केमिकल चेंज में आएगा। ठीक है, ओके। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, तो ये आपका जो है वो आपका केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज ही है। डिसोल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तो मिक्स कर रहे हो आप, क्या करो, वाटर और सॉल्ट को अलग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, आप उसको इवेपोरेट कर दो, तो आप सॉल्ट और वाटर को इस तरीके से सेपरेट कर सकते हो। बट कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो आप बर्न कर रहे हो, कंबस्ट कर रहे हो, वो आपका एक फिजिकल चेंज नहीं है, वो आप उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये इरिवर्सिबल है, तो ये एक तरीके का केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये आपको रिएक्शन दिख रही होगी, रिएक्शन को मैं थोड़ा और बड़ा लिख दूं, दैट इज NH3 प्लस ऑक्सीजन गिव्स NO प्लस H2O। आप इसको बैलेंस कर लें, 6, 4, 4 एंड 5। तो ये आपकी जो रिएक्शन है वो किस तरीके की रिएक्शन है? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है, डिस्प्लेस हो रही है चीजें, यस। इधर से H जो है वो ऑक्सीजन के साथ चला गया और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, कॉम्बिनेशन है नहीं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अलग अलग चीजें बाद में जाके सारी कंबाइन हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करूं तो वो वाटर बना लेंगे। ठीक है, या फिर आपका यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ऐड किया जाए तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाँ, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, यस, ये रेडॉक्स भी है। यहाँ पर हाइड्रोजन था तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो था उसके साथ हाइड्रोजन लग गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी देखने को मिल रहा है, यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है, साथ में ऑक्सीडेशन भी। इसका रिडक्शन हो रहा है और इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन भी हो गई। तो यानी कि आपका सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही है। ओके, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सेलरेशन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये कहा जाएगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्या है, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हम क्या समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, और आप कितना पूरा पाथ चले हो वो आपका बताएगा डिस्टेंस। तो मान के चलो कि आप एक सर्कुलर पाथ पे हो, आप यहां से आपने स्टार्ट किया और इधर ही पे एंड किया, डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, जीरो। पर डिस्टेंस यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, 2πr, है ना। अब डिस्टेंस किसी केस में जीरो भी हो सकता है, मान लो आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही है, और आपने स्टार्ट ही नहीं किया, कोई डिस्टेंस चले नहीं, तो जीरो भी हो सकता है। मतलब चांसेस क्या है कि वो जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता, यानी कि मे और मे नॉट बी जीरो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन प्रेसेस मोर वेट ऑन अर्थ, जब वो किस पोजीशन में है, वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, सिटिंग पोजीशन में है, लाइंग पोजीशन में। तो स्टूडेंट सोचते हैं लाइंग पोजीशन में ज्यादा एरिया, नहीं, जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में है तब वो सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है। तो स्टैंडिंग पोजीशन आप याद रखेंगे कि स्टैंडिंग पोजीशन में उसका सबसे ज्यादा वेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A piece of ice is dropped in a vessel containing kerosene. केरोसिन जिसमें था उसमें क्या किया गया, वाटर डाल दिया गया, आइस डाल दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, आइस धीरे धीरे मेल्ट होने लगा, तो केरोसिन का जो लेवल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपका केरोसिन है, ठीक है, इसमें आपने आइस डाल दिया, आइस डाल दिया, वो मेल्ट होने लगेगा। अब जो ऑयल है ऑब्वियसली वो पानी के ऊपर आ जाएगा,
है ना, तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, यानी कि इधर पे इतना आपका वाटर है और जितना कैरोसिन था वो ऊपर है, तो लेवल क्या हो गया, राइज हो गया। तो यहाँ पे आपका राइज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रिमेन्स सेम किस केस में आप कह सकते हैं, उन्होंने कह दिया कि फॉर एग्जाम्पल आइस डाली गई, ठीक है, उसके बाद आइस जो भी लेवल है वो हमने मेंटेन करके रखा है, अब आपका जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने के बाद पर्टिकुलर जो लेवल था वो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब आइस डाला गया तो वहां पर तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है, जितना जो आइस डाला गया, ठीक है, जितना भी उसका वेट था वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, जो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ते आते हैं। तो यहाँ पे उस केस में आपका वो बराबर रहेगा, पर यहाँ पे आपका राइज कहा जाएगा एज पर दी क्वेश्चन, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। लर्निंग आपका किससे रिलेटेड है, जो भी चीज आप सीखते हैं तो वो आपका किससे रिलेटेड है, लर्निंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, ये आपका सेरेब्रम, सेरेब्रम कहाँ पे है, फोर ब्रेन में, ठीक है, फोर ब्रेन में आपका जो सेरेब्रम है, जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका सेरेब्रम ही है फोर ब्रेन में, तो वो थिंकिंग के लिए, लर्निंग के लिए, राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सेरेबेलम जो है ये आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये भी आपके जो है वो ब्रेन से रिलेटेड, जैसे कि हाइपोथैलेमस में आपका वॉलेंट्री एक्शंस, जो वॉलेंट्री एक्शन हो गए जिन पे आपका कंट्रोल है वो आपके हाइपोथैलेमस में आते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे सेरेब्रम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो अपने जो सिक्रीशन है, ठीक है, वो जो सिक्रीशन करते हैं वो मेनली कहाँ करते हैं, डक्ट्स में, ठीक है, डक्ट्स में वो सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी काफी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होगी कि रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी का बिल्कुल अपोजिट है कंडक्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है, आपने पढ़ा होगा ना, ये R इज इक्वल्स टू रो लेंथ अपॉन एरिया। तो ये जो रो है, ठीक है, ये जो कह सकते हैं एक तरीके से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया जाता है ना, हम कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जितनी ज्यादा लेंथ है उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है, पर जितना ज्यादा एरिया है उतनी कम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट आपसे पूछी जा रही है, तो लेंथ की यूनिट क्या है आपकी, मीटर, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, कैंसिल होके इधर सिर्फ मीटर बचा, और रेजिस्टेंस की यूनिट है आपकी ओम, तो ओम मल्टीप्लाई मीटर, ये आपकी क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रो को ही रेजिस्टिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द ऑड वन आउट। तो इसमें कॉपर, सिल्वर, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, बट आपका पोर्सिलेन जो है ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, बी। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू हमने याद की थी, क्या थी, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्लेटो इज अ फादर ऑफ, तो ये क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी के फादर कहे जाते हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। पेडागोजी का क्वेश्चन है आपका ये। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपका इंडक्टिव प्रोजेक्ट, आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं कहा जाता, बाकी सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट्स में काउंट होते हैं। प्राइमरी साइंस जो है, प्राइमरी साइंस किट जो है उसमें कितने आइटम्स इंक्लूडेड हैं, हाँ जी, उसमें आपके टोटल कितने आइटम्स इंक्लूडेड हैं, याद रखेंगे, उसमें 81 आइटम्स आपके इंक्लूडेड हैं प्राइमरी साइंस किट में। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड मे नॉट बी यूज्ड फॉर टीचिंग ऑफ साइंस। तो इसमें से कौन सी चीज टीचिंग ऑफ साइंस में इंक्लूड नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी पार्क इंक्लूडेड है, एक्वेरियम इंक्लूडेड है, विवेरियम भी इंक्लूडेड है, बट हारमोनियम नहीं है, ठीक है, हारमोनियम उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, विच इज नॉट रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन, इसमें से कौन सा इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड नहीं है। तो हमने लास्ट मॉक टेस्ट में भी इसको डिस्कस किया था कि इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड कौन सा नहीं है, रिसीव, ठीक है। तो होप सो आपको जो ये 30 क्वेश्चन समझाए गए, बताए गए, इनके सोल्यूशंस आपको क्लियर होंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जो मॉक टेस्ट 5 है उसके सोल्यूशन देखेंगे, तो आप उससे पहले मॉक टेस्ट 5 को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, पहले अटेम्प्ट करना देन सोल्यूशन वीडियो देखना, ठीक है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट के सोल्यूशन वीडियोस देख रहे हो
वो आपको बिल्कुल भी उतना हेल्प नहीं करेंगे, बट हाँ नॉलेज तो आप हर किसी चीज से गेन कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।